बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा और मेरी को एंकर सुमैया रिजवान आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, एक बार फिर से बात करेंगे मईशत के वाले से, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतरी आती चली जा रही है और आने वाला वक्त यकीन जानिए पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, लेकिन उसके लिए कई मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और वज़ीर आज़म साहब भी अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे, और सुमैया मज़े की बात है, जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं वज़ीर आज़म साहब आगे मईशत के हवाले से बात कर होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब 1.2 अरब डॉलर्स हमें मौसूल तो हो गए हैं, गुज़िश्ता रोज़ वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो गए, तो उसके बाद हमारे जो रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा आगे चल के सख्त इकदाम उठाने होंगे। जी हाँ, ना सिर्फ ये बल्कि ये कोई पहला प्लान तो है नहीं IMF का। पाकिस्तान कई प्लान्स IMF के ले चुका है, लेकिन होता ये है हम एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्जदार हम हुए कैसे, और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में कितना कर्ज अब तक लिया, और मकरूज मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सिलसिले में हमें करना क्या चाहिए, हमारे पास क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, एक रिपोर्ट देखिए, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। माली मसाइल के हल और मुआशी मुश्किल से निकलने के लिए पाकिस्तान ने कई बार बैरूनी कर्जे लिए। सिलसिले का आगाज 16 मार्च 1965 से होता है। पहली बार जनरल अयूब खान के दौर में IMF से स्टैंड बाय लोन का मुआहदा हुआ। कर्ज की रकम 37.5 मिलियन डॉलर थी। अयूब दौर में 17 अक्टूबर 1968 तक पाकिस्तान 75 मिलियन डॉलर कर्ज ले चुका था। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया। भुट्टो हुकूमत ने 3 बार बैरूनी कर्जे लिए। 11 अगस्त 1973 को 75 मिलियन डॉलर कर्जा लिया। 11 नवंबर 1974 को फिर 75 मिलियन डॉलर लिए गए। 9 मार्च 1977 को 80 मिलियन डॉलर का एक और कर्ज लिया। जनरल जिया के दौर में पाकिस्तान ने 2 मरतबा बैरूनी कर्जा लिया। 24 नवंबर 1980 को एक्सटेंडेड सपोर्ट फैसिलिटी के तहत 1.2 बिलियन डॉलर कर्ज लिया गया। 2 दिसंबर 1981 को IMF से 919 मिलियन डॉलर कर्ज लिया गया। बेनजीर भुट्टो के पहले दौर में 28 दिसंबर 1988 को 273 मिलियन डॉलर कर्ज लिया गया। दूसरे दौर की बात करें तो 22 फरवरी 1994 को IMF से 985 मिलियन डॉलर कर्ज लिया गया। बेनजीर के बाद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। 20 अक्टूबर 1997 को IMF से 1.13 मिलियन डॉलर कर्ज लिया गया। नून लीग के दौर में 4 सितंबर 2014 को 4.3 मिलियन डॉलर कर्ज लिया गया। मुशर्रफ दौर की बात करें तो 29 नवंबर 2000 को पाकिस्तान ने IMF से 465 मिलियन डॉलर कर्ज लिया। 6 दिसंबर 2001 को एक बार फिर 1 बिलियन डॉलर कर्ज लिया गया। PTI दौर आया। साल 2020 से 2021 के दौरान हुकूमत ने 15 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज लिया। अप्रैल 2022 तक लिया गया कर्ज 35 अरब डॉलर हो गया। जी जनाब, महंगाई भी है, कर्जों का बोझ भी है, लेकिन जो उम्मीद है वो ये है कि एक दिन ये तमाम कर्जे उतर जाएंगे, हम IMF के चुंगल से आज़ादी हासिल कर लेंगे, और उसके लिए हमें किसी एक शख्स को नहीं बल्कि सबको, कौम को मिलकर काम करना होगा। ये कुछ मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन ये मुश्किल वक्त ज़रूर ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल, और जो मौजूदा हुकूमत इकदाम उठा रही है उससे यकीन जानिए आज नहीं तो कल ये सूरत हाल में बेहतरी आती चली जाएगी, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल वाकई में आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जो इकदाम अभी उठाए जा रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए वो कारगर साबित होंगे, बेहतर साबित होंगे। और हम क्योंकि अपनी ट्रांसमिशन के दौरान एक पोल भी रखते हैं जनाब, और उससे कहते हैं, हम से कहते हैं कि आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए हमारी ट्रांसमिशन में। तो डॉलर की कीमत कम, क्या महंगाई कम होगी? जवाब हामी भी दे सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, और मालूम नहीं ये भी आप बता सकते हैं। तो बोल की जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क की साइट्स हैं, ट्विटर है, इस पर ये पोल चल रहा है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि डॉलर की कीमत तो कम हो गई है, अब क्या महंगाई भी कम होगी या नहीं होगी? तो ये आप ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए, हाँ है ना है, कोई जवाब आप समझते हैं कि वो होना चाहिए, आप उसमें ज़रूर अपना पार्ट लीजिए। और पोल है बोल पोल, जिसमें आप ट्विटर पे जाके स्टार्ट हम लोग कर देते हैं, आप बताएं। मैं अभी इसमें ये कह सकती हूँ कि हाँ,
इसलिए कि हमें लग रहा है ऐसा कि ऐसा होगा, क्योंकि आशारिये मुस्बत हैं। अच्छा। और हमें सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ना है सलमान, क्योंकि जो बिजनेस तबका है, बिजनेसमैन तबका है, वो किस तरह सोच रहा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मईशत बेहतर होना शुरू होती है तो सरमायाकारी आना शुरू होती है, तो वो सरमायाकारी आएगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे मामलात। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आमिर साहब आपके वक्त का। जनाब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। थैंक यू। इससे पहले कि आप अगले मेहमान की तरफ जाएं, तारुफ करवा दूं? हाँ तारुफ करा दें। हाँ, मियां जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं, मारूफ बिजनेसमैन है। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और थोड़ी देर बाद खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी आमिर साहब। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि यकीनन कहते हैं ना कि IMF की पहली किस्त का मिलना बड़ा खुशाइंद है और उसकी वजह से जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी आपने देखा कि तब्दील हुआ। लेकिन हमें जो IMF ने कर्जे के साथ साथ एक कहते हैं ना स्टेटमेंट भी जारी किया है, और स्टेटमेंट मेरे ख्याल में रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए और मतलब है कि हमें पता हो कि चीज़ें किस सिमत में जा रही हैं। तो IMF ने जो प्रोजेक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि रवा माली साल जो है उसमें अफरात ज़र कहाँ देख रहा है IMF, तो वो देख रहा है 25.9% पे, यानी कि बदस्तूर जो है वो बुलंद सतह पे रहेगा। तो ये लोग जो तवक्को कर रहे हैं कि जनाब IMF का प्रोग्राम आएगा और एकदम अफरात ज़र में कमी होगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। यकीनन सेंटीमेंट है और हम लोगों ने कहते हैं बेहतरी का सफ़र का आगाज़ हुआ है कि बशर्ते कि आप सही फैसले करते रहें, क्योंकि इस IMF प्रोग्राम ने जो है कि हमें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि हम इलेक्शन अच्छी तरह से करा लें और उसके बाद के चंद माह जो हैं बगैर डिफ़ॉल्ट के, बगैर कर्ज़ों की अदायगी में प्रॉब्लम के हम गुजार सकें। उसके बाद पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि तवील दौरानी एक होगा, और उसके बाद ही जो है और इस पूरे दौरान में मुसलसल जो है अच्छे इक़दाम करने होंगे, ऐसे इक़दाम करने होंगे जो जिससे अब तक हमारे यहाँ गुरेज किया जाता रहा सियासी मसलहतों की वजह से। और जो मैंने कल भी ये बात अर्ज़ की थी कि लोग ये समझते हैं ना कि जी ये गवर्नमेंट स्पेसिफिक है, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि जी इसको इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट ये प्रोग्राम आपको मिला है, पाकिस्तान के अपने वजन की वजह से मिला है। और पाकिस्तान का वजन क्या है कि जाहिर है कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, तो दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे अफरा तफरी हो, हालात ख़राब हों। और उसमें यकीनन एक बड़ा फाल किरदार हमारे इंस्टीट्यूशन का, फ़ौज का रहा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रहा, वज़ीर आज़म ने खुद जो है अपना किरदार अदा किया। लेकिन आगे की मंजिलें जो हैं हम इस आगाही के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जी वो चैलेंजिंग होगी, मुश्किल होंगी, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं और अगर दुरुस्त फैसले किए जाएँ तो सलमान साहब होता ही है कि फिर आप जो हैं कि मईशत को दोबारा पटरी पे लेकर आ जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे अफरात ज़र की बात थी, जी आप कुछ कह रहे हैं। इन्फ्लेशन का आपने जिक्र किया, तो सर डिस्कशन कर रहे थे कि फिर उसमें शरह सूद में भी आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में कमी आती हुई नजर आ रही है। नहीं आ रही सर, अब नहीं आएगी क्योंकि आज तो इन्फ्लेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर नहीं हो सकता ये ना। जी देखिए, हमारे यहाँ जो है एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है इसको, इंटरेस्ट रेट को। अच्छा, उसके अंदर जो लोग पेशगोई कर रहे हैं, और अभी आप जो टी-बिल के ऑप्शन वो हुए ऑप्शन हुए कल परसों में, उसमें आप देखें कि जो ज़्यादातर लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ली हैं, 12 महीने की पोजीशंस ली हैं, और बहुत अच्छा बैंकों ने उसके ऊपर वो किया था। तो नज़र ये आ रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपके हाई रहेंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, तो उसके बाद आप ये देखिएगा कि आपका जो इंटरेस्ट वो है मतलब है इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा, और जो हमारी कहते हैं ना प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट जो हमारे मतलब बिजनेसमैन हैं वो पहले ही क्राउड आउट हो चुके हैं, उनकी जो वापसी होगी खेल में ज़रा मुश्किल होगी। लेकिन उसके लिए यकीनन कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम देना चाहिए, और मेरे ख्याल जाहिद साहब से हम पूछेंगे कि वो क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से जो है वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना किरदार अदा कर सके मुल्क की मईशत में। जी एग्जैक्टली। तो मियां जाहिद हुसैन साहब, एक तो ये मामला है कि कर्ज तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट पॉलिसीज हुकूमत को लेकर आनी है, जिसमें कारोबारी तबके को भी आसानी हो, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी फ्री होकर काम कर सकें, उनका एतमाद भी बहाल रहे। सजेशंस क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं मईशत को सुधारने के लिए, कांस्टेंट एक पॉलिसीज़ के लिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम ट्रांसमिशन में मुझे लिया। और अभी आमिर ज़िया साहब की जो बातें मैंने सुनी, उन्होंने बिल्कुल दरिया को कुज़े में बंद कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि यही हमारे भी ख्यालात हैं और यही दुख हमारे भी हैं जो आमिर ज़िया साहब ने अभी आपके सामने रखे। बात यह है कि पाकिस्तान को ये तो ठीक है कि एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि ये एक ब्रीदर है। हम भी यही समझते हैं कि ये एक ब्रीदर है, और इसमें अगर हमें ये ट्रांच ना मिलती और ये प्रोग्राम ना मिलता तो हमें जो आलमी सतह पे जो कर्जे लेने हैं या हमारे जो डॉलर बॉन्ड्स हैं, यूरो बॉन्ड्स हैं, तो ये सब की सूरत हाल बड़ी ख़राब होती है। और जो महंगाई की अभी जो शरह है, पिछले हफ्ते हमने देखा था, पिछले महीने वो तकरीबन 39% थी, और अब वो तकरीबन कोई 28-29% के करीब है।
तो ये महंगाई जो है ये तकरीबन 50-60% पे भी जा सकती थी अगर IMF का प्रोग्राम ना मिलता। अब जहां तक आपने कहा कि जी बिजनेसमैन की क्या सेंटिमेंट्स हैं और क्या हम इसमें उम्मीद रख सकते हैं, तो इसमें सिचुएशन ये है कि ये जो भी प्रोग्राम है इसमें कोई आपको रिलीफ इस सेंस में नहीं मिला कि आपकी डोमेस्टिक ट्रेड किस तरीके से होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किस तरीके से रिड्यूस होगी, क्योंकि 22% जो मार्कअप रेट है इसके ऊपर अगर आप 3-4% जो है अगर स्प्रेड लगाते हैं बैंक का तो ये 26-27% हो जाता है, जो कि किसी सूरत हाल में भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और इंडस्ट्री इस तरीके से नहीं चल सकती। इसी तरीके से जो हमारी बिजली और गैस की कीमतें हैं वो भी इंतहाई ज्यादा हैं। जब वो ज्यादा होंगी तो जाहिर है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जब वो ज्यादा होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो हम इस सतह पे या इस नहज पे हम पहुंचे क्यों, तो पिछले 70-75 साल में जो हमारे मामलात हैं कि हमने टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ाया, यानी रेवेन्यू का जो GDP टू रेवेन्यू टारगेट होता है वो रेशो जो होती है वो हमने नहीं बढ़ाई, उसकी वजह से हमें फिर बिजली और गैस की चोरी जो है वो हमारे बिलों के ऊपर नाफिज होती है और 3000 अरब रुपए इस वक्त सर्कुलर डेट को हम पहुंच चुके हैं। और IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं इसको अगर हम गौर से मुतालिया करें तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा जी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स करें, प्राइवेटाइज करें यानी जो इसमें लॉसेज हम कर रहे हैं, और मईशत के फंडामेंटल्स को दुरुस्त करें। तो बात यह है कि अगर हम IMF तो हमें ये कहता है कि आप अपना टैक्स बेस बढ़ाएं या रेवेन्यू बढ़ाएं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम टैक्स बेस बढ़ाने की बजाय मौजूदा टैक्स पेयर के ऊपर ही हम वो लोड डाल देते हैं, उसके नतीजे में उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से IMF तो ये कहता है कि आप अपने बिजली के शोबे को वो रिफॉर्म्स करने की बजाय हम बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा देते हैं, इजाफा कर देते हैं। जाहिर सी बात है ये फिर आवाम पर इसका बोझ पड़ता है। सर हमें ब्रेक पर भी जाना है लेकिन हम उसमें शॉर्टकट पे जाते हैं। सर मैं ब्रेक के बाद आपको इसी तमाम चीजों का जवाब भी लूंगा। आमिर साहब बिल्कुल ये अभी जाहिद हुसैन साहब बड़ी डिटेल में सारी चीजों को बयान कर रहे थे। वो इन्फ्लेशन का मैं जिक्र आपसे करूंगा सर कि इकदामात उठाने पड़ेंगे और इकदामात उठाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आने वाले वक्तों में थोड़ी मुश्किल होगी। कल आपने सर वजीर आजम साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी कि हमें 1.2 अरब डॉलर मिल तो गया है लेकिन वो बहुत कड़ी शराइत मिला, हमें इस पर ज्यादा खुशी या शादियाने नहीं बजाने चाहिए। जी यकीनन कड़ी शराइत पे मिला, लेकिन मैं भी जो जाहिद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था वक्फे से पहले और जिन इश्यूज़ की ये निशानदेही की टैक्स बेस छोटा है और फिर इसमें मैं इजाफा कर दूँ कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं कम हैं, हम एक्सपोर्टेबल आइटम्स कम बनाते हैं और हमारी इंपोर्ट बेस जो है कंजम्पशन होती है सारी। तो जाहिद साहब की मुझे ये बात से याद आया कि जब मैंने प्रोफेशन का आगाज़ किया तो 1990 में जाहिद साहब तब भी यही इशूज़ थे और ये हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है हमारी हुक्मरान अशराफिया का कि उन कहते हैं ना मसाइल को, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 30 बरस से तो मैं सुन रहा हूँ, उससे पहले से लोग सुन रहे होंगे, हम क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह है आपकी? आपका इतना तजुर्बा के साथ जो है हो गया जाहिद साहब से ना। जी जाहिद साहब, अच्छा राब्ता मुनक़ता हो गया। सर आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पाया ये? हर बजट में हर वजीर खजाना से हर हुकूमत जब भी IMF के पास जाती है या में कड़ी शराइत की बात करती है वो रिफॉर्म्स की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन सर बुनियादी बात आप बाहर निकलते होंगे 10 लोगों से बात करते होंगे, मैं बाहर निकलता हूं 10, मैं टैक्स पे करता हूं, आप टैक्स पेयर हैं, लेकिन सर सवाल ही पैदा होता है कि तमाम पाकिस्तानी तो टैक्स पेयर नहीं है। और क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो सर उनको टैक्स नेट में कैसे लाया जाएगा? मैं जो टैक्स दे रहा हूं GST में 16% दे रहा था, अब मैं 17% देने लग जाऊंगा, उसमें 1% का मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। अच्छा देखिए दिलचस्प बात ये कि हर पाकिस्तानी टैक्स दे रहा है। हमारे यहाँ ओप्रेसिव कहते हैं ना इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं हम कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे होते हैं, हम तेल डलवाते हैं, हम साबुन खरीद रहे होते हैं, हम जो भी चीज़ लें उसके ऊपर टैक्स होते हैं, बाहर खाना खाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाते हैं और कभी जो है वो दुकानदार या वो लोग खुद खा जाते हैं। टैक्स हम सब दे रहे हैं। अब हुआ ये कि जी चलें इस सिलसिले में जाहिद साहब ने ज्वाइन किया। जाहिद साहब आपने पता नहीं मेरा सवाल सुना नहीं सुना, मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं सुन नहीं पाया। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था, सवाल क्या था, मैंने कहा जिन इश्यूज़ की आपने निशानदेही की थी कि जी टैक्स बेस लो है, तो वो तो मैंने जब कैरियर का आगाज़ किया तो 1990 में तब से हैं ये इश्यूज़। तो क्या वजह है कि हमारी आपने इतनी गवर्नमेंट्स के साथ काम किया कि हमारी हुक्मरान अशराफिया के कलेक्टिव फेलियर है? हम क्यों नहीं एड्रेस कर पाते कि जी एक्सपोर्टेबल आइटम्स को बढ़ाएं, इंपोर्ट बेस्ड कंजम्पशन ना हो और हमारा टैक्स नेट बढ़ रहा हो? आपका क्या तज़किया कहता है इसमें? जी देखिए बात यह है कि ये जो आपने अभी जैसे कहा कि जब आपने कैरियर ज्वाइन किया तो तब से ये मसाइल है, तो तब से ही तो ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हम डिफॉल्ट के बिल्कुल दहाने पे खड़े थे और वहां से हम बाल बचे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम बाल बचे हैं तो खुशी करना तो बनता है, प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देना तो बनता है।
लेकिन साथ ही साथ मातम करना भी बनता है कि आया हम इस नहज पे पहुंचे क्यों। बात यह है कि आज हमें IMF कह रहा है कि जी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें। हम क्या करते हैं कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बजाय नॉन फाइलर का एक कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सिस्टम में। अच्छा, वो कहते हैं कि जी टैक्स बेस अपना बढ़ाएं। हम टैक्स बेस बढ़ाने की बजाय टैक्स रेट बढ़ा देते हैं। एनर्जी सेक्टर में वो कहते हैं जी रिफॉर्म करें। हम उसमें रिफॉर्म करके चोरी और लाइन लॉसेस को खत्म करने की बजाय हम उसका टैरिफ बढ़ा देते हैं। और मईशत को वो कहते हैं 80 इदारे आपके जो हैं जो प्राइवेटाइज करें, जो कि लॉस कर रहे हैं 800 अरब रुपए का, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद पिछले 3-4 दिन से अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि हमारे इदारे जो है वो लॉस कर रहे हैं। तो हम उनको लॉस मेकिंग इदारों को प्राइवेटाइज करने की बजाय उनको और सब्सिडीज देना शुरू कर देते हैं। तो IMF ने इसको एक जुमले में समो दिया है। उन्होंने कहा कि जी मईशत के फंडामेंटल्स को दुरुस्त करें। तो फंडामेंटल्स में जो मैंने चीजें अभी आपको गिनवाई हैं 4-5, ये सारी चीजें उसके फंडामेंटल्स में आती हैं। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, और आपको ये भी सुन के दिलचस्पी का बायस होगा कि तकरीबन 4000 अरब रुपए का टैक्स हम कलेक्ट ही नहीं करते। जब 4000 अरब रुपए का टैक्स हम, एक फर्ज कीजिए कि मुझसे आपने 4000 अरब रुपए का टैक्स लेना है, मुझसे आप लेंगे नहीं और आमिर ज़िया साहब पे वो टैक्स लगा देंगे, तो फिर आमिर ज़िया साहब की तो एक कैपेसिटी है, वो कहाँ से देंगे। तो बात यह है कि जिन लोगों से वही टैक्स बेस को बढ़ाने की बात हो रही है, और 4000 अरब रुपए की इतनी खतीर रकम है जो कि हम टैक्स ले ही नहीं रहे। तो जाहिर साहब ये 9600 अरब का क्यों रख लेते हैं? एक तो पहली बात ये कि इतना बड़ा इनका हदफ होता है, उसको कम्पीट भी नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। और जो आप बात कर रहे हैं कि टैक्स नेट में लोग नहीं आ पाते, इनकी कोई पॉलिसीज नहीं है, वो तो जन्नत में रह रहे हैं। फिर तो जो हमारा इकोनॉमी का साइज है ना, उस साइज के हिसाब से हमारा जो रेवेन्यू टारगेट होना चाहिए वो 12000 अरब रुपए होना चाहिए। और 12000 अरब रुपए की जब हम 9400 अरब रुपए का जो हमने भी रेवेन्यू टारगेट रखा है, वो भी मुझे अचीव होता नजर नहीं आ रहा। तो बात यह है कि हम वही मारे शाहमदार वाली बात है कि उन्हीं तबकों से, उन्हीं लोगों से जूस निकालते रहना है, तो वो फिर कहाँ तक दे पाएंगे? वो नहीं दे पाएंगे। ये बताइए कि तो ये जी मैं खता कलामी मैं कह रहा हूँ, ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उन्हीं सेक्टर्स को ज्यादातर देखें ना, कॉर्पोरेट सेक्टर को, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर बोझ डाला जाता है टैक्स का। हमारे यहाँ मतलब इस वक्त जो है समझता हूँ कि हाईएस्ट इन द रीजन है। जब आपने उसके ऊपर टैक्स 10% सुपर टैक्स को का इजाफा कर दिया, तो रीजन में मेरे ख्याल में एवरेज जो है 25% है बिग कॉर्पोरेट के ऊपर। हमारे यहाँ अराउंड 39-39% हो गया है। तो इसमें आप जो पैगाम दे रहे हैं वो पैगाम ये कि या तो आप अंडर द रेडार रहें और या बिजनेस साइज को छोटा रखें। तो ये बड़े बिजनेसेस हमारी हैं, कैसे फिर वो कैसे FDI आएगा, कैसे वो मजीद एक्सपेंशन करेंगे? ये बड़ा एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। क्या आपकी थॉट्स हैं इस पे, इस इम्पोजिशन ऑफ सुपर टैक्स? यही जी मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जिन लोगों ने बहुत नफे कमाए हैं, हमारे बैंक्स ने बड़े नफे कमाए हैं, सीमेंट इंडस्ट्री ने बड़े नफे कमाए हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बड़े नफे कमाए हैं, अगर वो कमाए हैं तो वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इन शेप ऑफ सुपर टैक्स, तो जाहिर है उन्होंने नफे में से देना है। असल में जो डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो तो यही है ना कि आप अपने नफे में से देंगे, तो वो तो बिल्कुल जायज बात है। अगर इस वक्त मुल्क मुश्किल सूरत हाल में है तो उसमें वो लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। असल बुरी बात किस चीज में है? जो सेल्स टैक्स में है। जब हम सेल्स टैक्स का रेट बढ़ाते चले जाते हैं तो मेरा ड्राइवर भी वही टैक्स दे रहा है और मैं भी वही टैक्स दे रहा हूँ, और जब ये सिचुएशन होगी तो जाहिर है ड्राइवर की तो एक कैपेसिटी है और वो इन्फ्लेशन का बाइस बनेगा। तो जरूरत इस चीज की है कि आप डायरेक्ट टैक्स पे आए। हमारा जो तकरीबन 80% टैक्स रिकवरी है वो सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस से है, डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं है। तो जब वो इनडायरेक्ट टैक्स हम वसूल करते हैं वो तो एक जबरी भत्ता होता है कि आप वो खरीदारी के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, इनकम पे टैक्स नहीं होता। तो बात कर रहे हैं कि हर पाकिस्तानी टैक्स देता है, वो ये GST की मद में दे रहा है या सेल्स टैक्स की मद में दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स वो ज्यादातर लोग नहीं दे रहा है। लेकिन एक ब्रेक लेना सर, क्योंकि ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। तो वजीर मुमलिकत जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि हुकूमत नुकसान में जाने वाले इदारों पर सालाना 1300 अरब रुपए खर्च कर रही है। अगर यही रकम बिजनेस से वाबस्ता अफराद को देती जाए तो इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। PIA अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। स्टील मिल्स की पैदावार 30 साल से बंद है और तनख्वाहों की अदायगी हुकूमत कर रही है। इन मुलाजमीन को अगर किसी और जगह एडजस्ट किया जाए या फिर उन्हें गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाए तो ये उनका एक तरह का वो है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात जुबैर मोतीवाला के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी उमर।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन टी-डेप और वज़ीर मुमलिकत ज़ुबैर मोतीवाला साहब के साथ, और ज़ुबैर मोतीवाला साहब से हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, क्योंकि आज एक अहम फ़ैसला होना है, और वो फ़ैसला है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.19 अरब की मंजूरी देनी है, और स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो हो चुका है। तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब, क्या देखते हैं आप कि पहले भी ऐसी एक्सरसाइज हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और हमने IMF को जो यकीन दहानियाँ पहले भी इस तरह की कराई हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका, सिवाय एक PTCL जो है उसकी निचकारी हुई, बाकी किसी इदारे की निचकारी नहीं हो सकी। देखिए जी, हमारे यहाँ एक बड़े मसाइल हैं। अगर हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है इस वक्त, इकोनॉमी की जो पोजीशन है, और जो हमारा जो डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में प्रॉब्लम है, हमारी पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, हमारी बोरोइंग के प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, प्राइवेटाइजेशन भी है। अगर आप देखें 1300 अरब रुपए जो है अब हर साल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन इदारों को सेल करने की बात कर रहे हैं, उसको उसके नुकसान को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। मेरी समझ में कभी भी नहीं आया, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कि ये बिल्कुल प्राइवेटाइज होना चाहिए। देयर इज़ नो बिजनेस द गवर्नमेंट टू बी इन द बिजनेस। बिल्कुल क्लियर बात है गवर्नमेंट को। अगर ये 1300 बिलियन रोक लेते हैं, आप ये समझें, तो 1300 का मतलब 2600 बिलियन का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी बजटिंग के अंदर, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो अगर ये आता है तो फिर मेरा ख्याल नहीं है कि आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट स्टेप which has taken place. They have decided for one thing कि go ahead with a single country tender also. I think this is a very good move, और ये पाकिस्तान में इसको स्पीड से करना चाहिए। This is a good move कि उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है। लेकिन इन्वेस्टमेंट काउंसिल को जो है ना, जो इनके जो TORs हैं उसमें दो ही चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर और IT, जो दोनों सेक्टर्स जो है ना हमको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जो है ना हमको फॉरेन एक्सचेंज दिला सकते हैं। तो दीज आर द टू एरियाज़। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है, मैं करता हूँ, क्योंकि भाई देखें, ये तो आप कर रहे हैं कि नई इंडस्ट्री लाने की बात कर रहे हैं। आप जो इस वक्त जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनके मसाइल को तो भी हल करने के लिए कमेटी बनाएं। तो इसी पर हम बात करेंगे। आमिर जैसा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आमिर साहब से बात करने से पहले जो आवाम की राय है वो क्या कहती है IMF के मुआहदे के बाद? क्या वाकई मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? आइए आवाम की राय जानते हैं। इंशाल्लाह ताला आप थोड़े दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह और इससे ज़्यादा बेहतर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा, मुल्क अच्छी सिमत में इंशाल्लाह चल पड़ा है, बहुत अच्छे, खुदा करे और ज़्यादा बेहतरी आए। इंशाल्लाह सही है, जा रहा है। ये देखें आप, डॉलर भी नीचे है, तेल भी नीचे आएगा, ठीक है। हमारी कौन सी नॉन लीग हुकूमत है, ये भी माशाल्लाह अच्छी है। आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब काफ़ी बेहतर हो गया, खुशहाली मुल्क में ज़्यादा आ रही है। अब कारोबारी हालात भी बेहतर हो गए, आगे से कुछ बेहतर हो गया कारोबार, सोना भी सस्ता हो गया, कारोबारी हालात बेहतर हो गया। अब जो ताजर है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कारोबार में। पाकिस्तान जो डिफॉल्टर से निकल गया है, इंशाल्लाह खुशहाली की तरफ इंशाल्लाह निकलेंगे। माशाल्लाह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुल्क के लिए वो बेहतर है। मुल्क डिफॉल्ट से निकला है, अभी जो ये डिफॉल्ट से मुल्क निकला है, इंशाल्लाह हमको उम्मीद है तो हमारे को फ़ायदा मिलेगा। इस ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। लोगों के रोज़गार में इजाफा हुआ है, लोगों की जो मुश्किलें थी उसमें आसानी हुई है, महंगाई कम होगी और मुल्क खुशहाल होगा। और अगर ऐसे ही हमें बाहर से मिलती रहे इन्वेस्टमेंट तो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। आवाम बड़े पुरुम्मीद हैं, लेकिन इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ये बता रही है कि अगर हम बात करें गुज़िश्ता माली साल 2022 और 23 के जो 11 माह हैं उनमें बड़ी सनतों को बड़ा धचका लगा है, और जुलाई से लेकर मई तक जो बड़ी सनतों की पैदावार है उसमें 87% की कमी रिकॉर्ड की गई। आमिर साहब, डेफिनेटली हमें सनतों को ऊपर लेकर जाना है। हमारे पास इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। लोग यहाँ पर उस तरह से सब्सिडीज़ नहीं दी जाती, बिजली में, गैस की कीमतों में, तो जो सनतकार हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन अब वे ऑफ की हम बात कर रहे हैं कि क्या वे ऑफ होना चाहिए, तो आपकी सजेशंस क्या हैं इस पर? इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका अगर मई का भी जो ताज़ा तरीन कल आदाद शुमार आए उसमें 14.37 जो है फीसद वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें कमी हुई है। अच्छा, उसी तरह आप देखें कि जो पहले के 10 माह थे उसमें भी अगर वो डाटा देखें कि अप्रैल में तकरीबन 21% कमी हुई थी, मार्च में 25% हुई थी, फरवरी में 11.6% हुई थी। तो आप गिनते चले जाएं। अच्छा, उसकी वजह बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, और फिर जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इंपोर्ट्स के ऊपर जो पाबंदी लगी तो उसमें बहुत सारे जो एक्सपोर्टेबल हम रॉ मटेरियल मंगाया करते थे, जिसको दोबारा से कहते हैं ना कि आप ठीक ठाक करके आपकी इंडस्ट्री के अंदर उसको वो किया जाता था, फिर एक्सपोर्टेबल बनाया जाता था। वो चीज़ें हुई हैं। फिर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है
कि आप देखें कि इससे पहले मतलब है 2022 का जो माली साल था उसमें हमारी पर कैपिटा इनकम जो थी वो $1766 थी। उसके पिछले बरस की अगर हम बात करें तो वो घट के 1568 रह गई। तो यानी कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें कमी वाक़ई हुई है, उनकी आमदनी में कमी हुई है। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं। अभी जो हम लोग देख रहे थे अवाम के क्लिप्स, लोग जो बातचीत कर रहे थे, मुझे उसमें एक बात नज़र आई कि हमारे यहाँ इब्लाग का बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी हुकूमत को ये बताना चाहिए कि ठीक है जो मेजर्स वो ले रहे हैं उसकी वजह से ये चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, लेकिन हमें कहते हैं ना कि रियलिस्टिक रहना है, हकीकत पसंद रहना है, और हमें ऐसी तवक्कुआत नहीं रखनी कि जिसकी वजह से जब वो टूटे एक आध माह के अंदर तो आप में मायूसी फैले। और उसके अंदर यानी कि हमें अगर IMF प्रोग्राम का मिलना खुशी की बात है, हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से फौरी बच गए, अच्छी बात है, ठीक है, ये विंडो हमें मिल गई कि हम इसमें इस्लाहात कर सकें, अच्छी बात है। लेकिन अगर लोग ये समझते हैं कि अगले 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में जो है अफरात ज़र में कमी हो जाएगी, महंगाई में कमी होगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ जो है बतौर मीडिया पर्सन हमें और आपको भी बतानी है, और ये डरा के नहीं बताना, उनको बताना है कि जी ये फैक्चुअल पोजीशन IMF का जो मैंने अभी तस्करा किया था पहले भी फर्स्ट आवर में, कि वो देख रहे हैं कि जी 25.9% आपकी इन्फ्लेशन होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से आप देखिएगा कि जो सूरत हाल है ज़रा सी टफ है पाकिस्तानियों के लिए, एक आम आदमी के लिए। और उसके अंदर ज़ाहिर है कि जब तक कहते हैं ना कि आपकी माशी नमू में इजाफा नहीं होगा, और माशी नमू भी जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपकी 2.5% कर रहे हैं, सही बात है, 2 से 3% के दरमियान कोई होगी। तो चैलेंजेस अभी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनाब आप वो अगर वो बेसिस बना लेते हैं, वो फाउंडेशन बना लेते हैं कि जहाँ पर हम तरक्की की मदारिश तय कर सकें, तो मुल्क के लिए अच्छा होगा। और उसका नुक्ता आगाज़ जो होगा वो जैसे कि खबरी दी हमें वज़ीर आज़म साहब ने, हालांकि खुशखबरी नहीं होनी चाहिए, हस्बे तवक्को बात है कि जी इलेक्शन होने, ठीक है ना, अगस्त में उनकी मुद्दत पूरी हो रही है असम्बलियों की, उन्होंने बता दिया। तो उसके बाद इसका जो सफ़र का आगाज़ होगा वो ये होगा कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो, मुल्क में एक नुमाइंदा हुकूमत आए, उसके पास एक क्लियर रोड मैप हो, और वो जो तसलसल है पॉलिसीज़ का जो आज शुरू हुई हैं वो निगरान हुकूमत के दौर में भी हो और उसके बाद भी हो रही हो। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक मुल्क जो है पायदार बुनियादों पर अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। आप अपने रीजन में तो देखें कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। सही कह रहे हैं आमिर साहब, ये कांस्टेंट पॉलिसीज ही होती हैं कि अगर कर्ज ले भी रहे हैं कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उन कर्जों को आपने इस्तेमाल किस तरह से किया अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उनको किस तरह आपने अपलिफ्ट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर्स में बहुत फ़ायदा भी हुआ, लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसका असर उन पे भी पड़ा। जब हर चीज़ की कीमत बढ़ी तो उसने रियल एस्टेट सेक्टर को भी मुतासर किया। लेकिन अब जब ये कर्ज मिल रहा है, आगे की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये सेक्टर किस तरह देख रहा है कि IMF से स्टैंड बाय मुआहदे के बाद क्या ये सेक्टर तरक्की करेगा, तो उसके लिए पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें अब्दुल करीम आदिया साहब, फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल करीम साहब। मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड। अब्दुल करीम साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जब $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में आ चुके हैं, आगे आपने मजीद इस 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत कर्ज लेना है, लेकिन उसमें मईशत को सहारा और रियल एस्टेट को सहारा कैसे मिल सकता है, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? मैडम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं जिस तरह से आपके पहले गेस्ट की बात सुन रहा था, ही वॉज वेरी मच राइट कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं वही काम करती हैं। फॉर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोन की किस्त तो आ गई है, बट ये मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये सिचुएशन देखी है जहाँ पे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एट वन टाइम, लेकिन दूसरी तरफ कस्टमर्स जो हमारे हैं वो भी परेशान है। ये वजह ये है कि जो बाइंग पावर है लोगों का, आम आदमी का, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बट एट द सेम टाइम जो बिल्डर हजरात हैं उन्होंने कभी भी इस तरह की इन्फ्लेशन नहीं देखी जिसमें 400 to 500% आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। यानी अगर ₹1 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो वो ₹4 बढ़ जाए। ये कहीं पे भी इतना मेजर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आती जो कि 6 महीने, 8 महीने या साल भर में हो। फॉर श्योर हम गवर्नमेंट की जो मेहनतें हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, वो उसको सराहते ज़रूर हैं, बट एट द सेम टाइम हमने दोनों तरफ की चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस यू सी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द लोन्स व्हिच आर कमिंग इन ऑन व्हाट टर्म्स।
अब हमें ये नहीं पता कि किस टर्म्स पे इनको ये लोन मिला है और उसकी बेसिस पे अब क्या इन्फ्लेशन हमें पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ है, डेफिनेटली वो तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन हमने देखा कि अभी इस दौरान में जो सरिये की कीमत बढ़ी बहुत ज़्यादा, सीमेंट की कीमत बढ़ी, हर चीज़ की कीमत बढ़ी। अगर किसी ने कोई अपार्टमेंट बुक करवाया, कोई घर की बुकिंग करवाई, तो वो तो कीमत कहीं की कहीं पहुंच गई। आप लोगों ने उसको किस तरह से एडजस्ट किया? मैडम, अभी भी हम उस सिचुएशन पे है जहां पे हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम इस इन्फ्लेशन प्राइस को किधर एडजस्ट करें, बिकॉज एज पर पॉलिसी हम सिर्फ 10% प्राइस बढ़ा सकते हैं, जबकि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 400 टाइम्स बढ़ चुकी है। और ये याद रखिएगा कि जमीन की कॉस्ट पाकिस्तान में, यानी कि स्पेशली कराची की बात करूं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हाई राइज, इट इज नॉट मोर देन 20-30% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू। बाकी आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। यू टॉकिंग अबाउट 60-70% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो कि 240% पे जा चुकी है, अगर हम 70% पे लेते हैं तो। अरे बिल्कुल, आपने उसकी बात की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है यकीनन बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। और जो फ़र्ज़ करें कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग अगर कहते हैं लाख रुपए पे हुई और आप उसको एकदम 4 लाख 5 लाख तक रिवाइज़ कर देंगे, तो जो ख़रीदार है वो तो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर बैठा है। लेकिन एक और बहुत ही अहम चीज़ है कि जी इंटरेस्ट रेट के जो लोग मकान बनवाने के लिए या ख़रीदने के लिए बैंकों से कर्जे लिया करते, तो उसकी क्या सूरत हाल है। और वो जो हमारी खैर इतनी ऑर्गेनाइज तो मॉर्गेज फाइनेंसिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं थोड़ा बहुत तो था बड़े शहरों के अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर अब क्या आलम है जी? देखें जनाब, बात यह है कि वैसे भी एक आम आदमी को जो कि 50 to 60% जो हमारी पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ज़्यादातर मिड स्केल एंड लो मिड स्केल के लिए होती है, उनको तो वैसे भी मॉर्गेज नहीं मिलता। मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ, खास तौर पे कराची में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि जो उसकी प्राइस वैल्यू होती है वो उसकी जो सैलरी होती है या उसकी इनकम होती है उससे मैच नहीं करती। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन तासुब है कि जो फैमिली होती है, यानी भाई बहन मिलके एक एक प्रॉपर्टी एक दूसरे के लिए बनाते हैं। दिस इज व्हाट आवर नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर, बट एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसा कोई मॉर्गेज सिस्टम नहीं है, कोई इतना एडवांस मॉर्गेज सिस्टम नहीं है जो इन लोगों को हेल्प कर सके। बट फिर भी लास्ट गवर्नमेंट और इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था जो कि लोगों को मिला था। बट हमारे यहाँ तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। और फिर बिल्डर एंड डेवलपर्स इन लोगों को हेल्प करते हैं वो इस तरीके से कि जिन लोगों को लोन लेना होता है उन लोगों को ये बता दिया जाता है कि आप लोन पे ना जाए क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। उसका दूसरा हल हम ये करते हैं कि 2 साल या 2.5 साल का हम टाइम दे देते हैं कि आप हमारे पास ही लोन ले लें, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट एनी अप पेमेंट्स। और ये बड़ा कॉमन फिनोमिना है हमारी इंडस्ट्री में। अच्छा, ये भी लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए खबर होगी कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन के जाइंट्स हैं वो खुद लोन ऑफर कर रहे हैं। कम से कम मेरे लिए, मैं बेखबर आदमी, मुझे तो बड़ी खबर ये लगी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और जो है कि जी जो एक ज़माने में लो इनकम ग्रुप हुआ करता था, मिडिल क्लास हुआ करता था, उसके लिए मुझे याद है कि एक बड़ी स्कीम्स आती थी गवर्नमेंट में। 70s की अगर हम बात करें, 80s की दिहाई तक अगर आप देखें, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जो ज़मीन ख़रीदना जो है अब लोगों के लिए, ज़मीन ख़रीदना, फ्लैट ख़रीदना, वो बड़ा चैलेंजिंग हो गया। आप याद करें गुलशन इकबाल मिडिल क्लास की स्कीम हुआ करती थी, जहाँ ठीक है बड़े घर भी होते थे लेकिन वहाँ पर मिडिल क्लास के लोगों ने ख़रीदा। मैं अगर कराची की बात करूँ, गुलशान जौहर था। अब ऐसी स्कीम्स बिल्कुल नापैद हो गई हैं गवर्नमेंट की सतह से कि जिसको प्राइवेट सेक्टर फिर जो है मज़ीद डेवलप कर सके। जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, बट एट द सेम टाइम गुलशन, जौहर, नाज़िमाबाद, ये सारी पुरानी स्कीम्स हुआ करती थी। अब उसकी जगह पे स्कीम 33 हो चुका है, वो भी अब बहुत महंगा हो चुका है। बट एट द सेम टाइम सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे और सुरजानी, ये 3 एरियाज हैं जो कि लो मिडिल इनकम के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। फॉर्चुनेटली हमारे पास जो बस सिस्टम आया है, जो ग्रीन लाइन सिस्टम आया है, जो कि सुरजानी तक कनेक्ट कर चुका है, उससे लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। अच्छा, उसी वक्त कामयाब होगा सुमैया साहिबा कि जब तक आपके शहर में, शहर कराची में मास ट्रांजिट नहीं होगी। Exactly. अब हमारी यहाँ कुछ बसें नजर तो आने लगी, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। हमें एक ऑर्गेनाइज जो है एक मास ट्रांजिट की जरूरत है।
बम्बई की आप बात करें, जिसको मुंबई कहा जाता है, दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, अंडरग्राउंड ट्रेनें चल रही हैं, ओवरग्राउंड ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के हर बड़े शहर में होता है। और इसी चीज में हम लोग महरूम है। मेरे ख्याल में हो सकता है कि हुकूमत इस तरफ भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए। जब ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर होगा तो मिडिल क्लास बेचारी काम करने आ सकेगी, लोअर क्लास आ सकेगी। वरना 2 घंटे अगर वो बसों में ख्वार हो रहे होंगे तो कैसे पहुंचेंगे और आलम में काम कैसे करेंगे? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा वक्त ज़ाया होता है, ज़ाहिर लोगों की वसाइल की कमी है, मास ट्रांजिट जो सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है, और बड़ी ये अलमिया भी है। खैर, इस पर भी बात करेंगे। आमिर साहब हमें ज्वाइन करें, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला साहब। आप किस तरह देखते हैं, आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हमें जो बजट में ज़ाहिर जो डिफेंस की हमारा जो बजट है, हमने साहब उसको एम्फसाइज किया, देखा, कम भी किया, क्योंकि हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमें मईशत को ऊपर उठाना है। और ख़ास तौर पर इसमें आर्मी चीफ की बड़ी काविशें हैं जिसमें हमें बजट में और सारी सूरत हाल में, और फिर IMF से हमें कर्ज मिला है, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। आप किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि उनका मिलिट्री के हवाले से एक अपना रोल है, बल्कि पाकिस्तान को जहाँ जहाँ जब कभी भी कोई मुसीबत आई है, परेशानी आई है, चाहे वो सैलाब, ज़लज़ला या नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, उसके हवाले से उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और जब मुल्क की मईशत के हवाले से मसाइल आए तो आपको याद होगा कि माजी के आर्मी चीफ जो थे वो कायदा इकनॉमिक कमेटी के अंदर उन्होंने उसको हेड किया और मुल्क को मुसीबत से जो है वो बाहर निकालने के लिए अपना किरदार अदा किया। मौजूदा आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने अभी ये कोई बात नहीं कर रहा कि $58 बिलियन का जो बजट है, जो कि एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का तारीख में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है चाइना के हवाले से, 1860 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक का वो लेके आए पाकिस्तान में। और ये आपको याद है कि ये मई के अवाइल के अंदर बात हुई थी, और उसके बाद फिर हम जून के अवाइल में, और फिर उसके बाद जो हमने देखा कि हालात किस किस्म के चलते रहे। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह, असल बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी का जो बजट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मफरूजा जात हैं। पहली बात यह है कि बजट से अगर देखा जाए तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी शामिल होती है, जबकि हम सिर्फ इसको फौज का बजट कह देते हैं। फौज का बजट तकरीबन जो है वो 12% टोटल बनता है, और इसके अंदर फिर आप दीगर डिपार्टमेंट डाल लें, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे जो होते हैं ये भी तो अपना काम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट, जो जिसको डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डेपो कहते हैं, डेपो इस टाइम पे दुनिया में अपना एक मुकाम रखती है। और आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान की जो म्यारी मसनूआत जब डिफेंस के हवाले से आई, चाहे वो हमारे ड्रोन थे, चाहे वो हमारे छोटे हथियार थे, या हमारे मोटर हथियार थे, या इसी तरह से हमारी आर्टिलरी गन्स थी, ये दुनिया में बहुत मकबूल हुई। और इसी तरीके से हमने जो दहशतगर्दी के जंग के हवाले से जो हमने आर्मड पर्सनल कैरियर बनाए और दीगर चीजें बनाई, ये भी दुनिया के अंदर अपना मक्का रखने लगी। पाकिस्तान के अंदर जो JF-17 थंडर जहाज है, उसके हवाले से हमें पहले ही हम कई ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। मैं अगर खता कलामी करूं, मुझे जरा एक सवाल, क्योंकि हम मईशत के हवाले से करूँ, आपने उसी बड़े अहम मौजू की तरफ कहा कि जी हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में क्या पोटेंशियल है, और यकीनन वो पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान की अपनी दिफाई ज़रूरतों को पूरा करे, बल्कि हमें कीमती जो है ज़र मुबादला भी ला के दे रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, प्रोजेक्शन क्या है कि मतलब तैयारे फ़रोख्त करने की बात हो रही है, कहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दीगर गोला बारूद और चीज़ें, छोटे हथियार, क्या पाकिस्तान का पोटेंशियल है, कितने $1 मिलियन का, या कहते हैं आने वाले 5 साल में, 10 साल में कहाँ तक देख सकते हैं आप इसको? आमिर ज़िया साहब, आप तो बहुत ही सीनियर आदमी हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपके मेरे मुख्तलिफ चैनल के ऊपर बातचीत भी होती है। मैं आपका तजिया सुन के हमेशा मुस्तफीद होता हूँ। शुक्रिया। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका असल में फ़ायदा किनको हो रहा है। अमेरिका का असला जो है वो इतना सोफिस्टिकेटेड है और यकीनन वो बहुत बेहतर है, लेकिन वो अपने ही कवानीन के ताबे जो है वो हो चुका है और किसी और को दे नहीं सकता। इसी वजह से एक ज़माना था जब सुनते थे कि F-14, F-15, F-16, F-18, F-20 और F-22 के बाद बात खत्म हो गई, क्योंकि अमेरिका किसी और मुल्क को मासवाए इसराइल के दे नहीं सकता। नतीजा यह हुआ कि उसकी डिमांड तो मार्केट में है, लेकिन वो बेच नहीं सकता, अगले खरीद नहीं सकते उस कीमत के ऊपर, क्योंकि शराइत आए हैं। पाकिस्तान को ये फायदा है कि वो तमाम ममालिक जो अफ्रीका के हैं या इस तरह से यूरोप के भी कुछ ममालिक उसके अंदर हैं, वो पाकिस्तान का असला खरीद सकते हैं आसानी से, और ये प्रैक्टिकल असला है। और हमने इसको वॉर ऑन टेरर के अंदर इस्तेमाल करके इसको
ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हम चाहें तो तुर्की की बुनियाद के ऊपर, जिस तरह से तुर्किया के अंदर असले की इंडस्ट्री जो है वो चलना शुरू हुई, लेकिन उसकी तारीख 1923 से भी पहले की शुरू होती है। इसलिए पाकिस्तान की तो इतनी बड़ी तारीख नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हम अगर चाहें तो इसको $बिलियन तक ले जाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनकी पायदारी, उनकी कंपैटिबिलिटी और उनकी जो मेरे ख्याल में इफेक्टिवनेस है, उसकी वजह से हमारा असला बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। फौज का जो किरदार है उसके अंदर यह है कि पाकिस्तानी फौज जो है दुनिया के अंदर मानी गई है। 149 कंट्रीज के अंदर जब बरतानिया में 2 साल से मुकाबले हुए तो पाकिस्तानी फौज उसके अंदर नंबर 1 करार दी गई। आखिर कोई तो वजूहात होंगी जिसकी वजह से जो पेट्रोलिंग एक्सरसाइजेस के अंदर हमारी फौज को नंबर 1 करार दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ चीजें जो मैं खता कलामी फिर करूंगा कि गुल साहब, बात ये कि कुछ चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं। पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़े होने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जब जब पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, पहले हम मगरिब की तरफ देखा करते थे अपने गोला बारूद तक के लिए, लेकिन जब बार बार पाबंदी लगी 1965 की जंग में हमने देखा कि हथियारों की सप्लाई रुक गई। 71 का फिर हमें तजर्बा हुआ तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि जी हम अपने मुल्क में दिफाई साजो सामान तैयार करेंगे। तो उन पाबंदियों ने भी बड़ा एक तरह का मददगार साबित हुआ कि आज हम एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं और ये सोचेंगे जी, जैसा आपने फरमाया कि $1 बिलियन तक ले जाएंगे। जी आमिर साहब, देखें, बिल्कुल इसमें शक व शुबा नहीं है कि जब हमें ये फायदा हुआ ना, जब आप पे पाबंदियां लगती हैं, आइसोलेशन के अंदर कंट्रियां बन जाती हैं। मैंने देखा कि आइसोलेशन के अंदर आपने एक दफा बैम्बू कर्टन के पीछे चीन को डाला, आपने आयरन कर्टन के पीछे रूस को डाला, आपने जो है वो ईरान को जो है वो आइसोलेशन का शिकार करने की कोशिश की। आज उनकी डिफेंस इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? इसका मतलब है कि डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान के, अगर ये बहुत सारे लोग बड़े, क्योंकि मैं एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूँ आपकी इजाजत से, कि जी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज, आखिर क्या वजह है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी? पहली बात यह है कि क्यों लोग डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में लेते हैं। उनको मालूम है कि उनके प्लॉट पे कभी कब्जा नहीं होगा, उनको पता है कि इसके अंदर कभी 2 नंबरी नहीं होगी, उनको मालूम है कि उसके साथ ही कोई हाउसिंग सोसाइटी होती है, लेकिन उसकी कीमत इसलिए कम होती है क्योंकि आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। अफवाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ का आपको फायदा होता है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, दीगर कंपनियां हैं, ये कोई इससे फौज का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। उसके अंदर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो जाके उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होते हैं। और वो भी आपको याद है कि आमिर साहब, जब पिछली दफा जब माजी के आर्मी चीफ थे तो वो भी पोस्टें जो कि उनके हेड्स की थी, चेयरमैन की थी, वो सिविल लोगों को जो है वो दे दी गई। तो इसका मतलब है कि ये एक नाम जरूर है, लेकिन इसका हरगिज़ फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग काम करते हैं, ये अपना अलग काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि फौजी मसनूआत जो हैं, जो कि दिफाई मसनूआत हैं, उनका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और वो पाकिस्तान उस पोटेंशियल को $1 बिलियन तो कोई मामूली बात है कि अगर हम ये करें, इससे बहुत ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं डेफिनेटली। और इस पर काम भी बहुत हुआ है और हो भी रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।